नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख में हिंसा भड़कने के कारणों की और वहीं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों का हम काला चिट्ठा भी पेश करेंगे और ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के आगाज पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो वहीं चलते चलते बात करेंगे उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में प्रमोशन की समस्या की। तो चलिए अब खबरों में विस्तार से चलते हैं। लद्दाख में छठी अनुसूची को लेकर आंदोलन हिंसक आगजनी और गोलीबारी में तब्दील हो गया। 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 80 घायल हो गए हैं। सवाल यह है कि आंदोलन क्यों भड़का, आइए जानते हैं। लद्दाख में अचानक नहीं भड़की हिंसा। छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य दर्जे के लिए चल रहे आंदोलन में हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि यह लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश थी। स्थानीय लोगों को इसमें बाहरी तत्वों का हाथ होने की भी आशंका है। स्थानीय लोगों के अनुसार लद्दाख जैसे संवेदनशील प्रदेश में इससे पहले इस तरह की स्थिति कभी देखने को मिली नहीं थी। वर्ष 2019 में एकीकृत जम्मू कश्मीर राज्य में अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद से ही लद्दाख के निवासी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से साल मई में डोमिसाइल नीति लाकर उनके रोजगार संबंधी मसले को हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोग अलग लद्दाख लोक सेवा आयोग और लद्दाख कर्मचारी चयन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे लद्दाखी डोमिसाइल नीति से ही संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि इसे उस रूप में नहीं दिया गया जैसा वे चाहते थे। भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही अपनी जमीन और संसाधनों पर अपने हक की लड़ाई वे प्रमुखता से लड़ रहे थे। कुछ ही समय पहले इस आंदोलन की बागडोर प्रख्यात पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपने हाथ में ले ली थी और वे लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाए जाने पर संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्या है छठी अनुसूची? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की आदिवासी क्षेत्रों के स्वशासन के लिए प्रावधान करती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन होता है, जिन्हें भूमि, वन संसाधन और स्थानीय पारंपरिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने और उन्हें विनियमित करने का अधिकार होता है। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जनजातीय पहचान, स्वायत्तता और संस्कृति विरासत की रक्षा करना है। साथ ही स्थानीय समुदायों को अधिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान करना है। डोगरा योद्धा जोरावर सिंह की लद्दाख विलय में भूमिका। आपको बता दें कि डोगरा योद्धा जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति और भरोसेमंद साथी थे। सैन्य कौशल और नेतृत्व क्षमता ने जोरावर सिंह को देश का महानायक सेनानायक बनाया। जोरावर सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है, क्योंकि दोनों ही योद्धाओं ने अपने सैन्य क्षमताओं विरोधियों को पराजित किया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। जोरावर सिंह को अपनी पहली बड़ी जीत लद्दाख में मिली। कौन है डोगरा योद्धा जोरावर सिंह? डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह एक महान भारतीय सेनापति थे, जिन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत को जम्मू कश्मीर के डोगरा साम्राज्य में शामिल किया था। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में अपने युद्ध कौशल से ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का विस्तार किया। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वह महाराजा गुलाब सिंह के अधीन एक जनरल थे और उनके युद्धों से भारत की सीमाएं पश्चिमी तिब्बत तक फैला रखी थी। साल 1800 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के एक साम्राज्य की स्थापना की। जोरावर सिंह ने पहले रणजीत सिंह की सेना में नौकरी की और बाद में कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ चले गए। साल 1817 में जोरावर सिंह की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, जब उन्हें जम्मू के डोगरा सरदार मियां किशोर सिंह जमवाल की सेवा में जाने का मौका मिला। साल 1819 में जोरावर सिंह के कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आई। महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह के सुपुर्द कर दिया।
गुलाब सिंह राजा बन गए। उन्होंने अपने सबसे खासकर जोरावर सिंह को किश्तवाड़ सहित कई जगीरों का गवर्नर बना दिया। वहीं डोगरा सियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बन गए। कमाल संभालते ही जोरावर सिंह ने सीमाओं का विस्तार किया। कुछ लोग नहीं चाहते मांगों का शांतिपूर्ण हल। आपको बता दें, बुधवार को भी सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक कुछ युवाओं ने आकर इस शांतिपूर्ण आंदोलन में खलल डाल दिया। खलल इसलिए क्योंकि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक मोर्चा के नुमाइंदे के केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 अक्टूबर को बैठक तय हो चुकी थी। सोनम वांगचुक की इस बैठक की तय तिथि से पहले किए जाने के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिया था। लद्दाख के प्रतिनिधियों को 25 सितंबर को दिल्ली आने का न्योता दिया गया था। ऐसे में वह कौन लोग थे जो नहीं चाहते हैं कि लद्दाख अपनी मांगों के शांतिपूर्ण हल के रास्ते पर आगे जाए। ले निवासी ताशी के अनुसार स्थानीय युवा शांति के साथ धरना दे रहे थे। निश्चित रूप से यह कुछ ऐसे लोगों ने किया जो ऐसा चाहते नहीं थे। बता दें कि गृह मंत्रालय के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक की नई तारीख तय करने के लिए ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया था। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में सोनम वांगचुक इसी बैठक की रणनीति तय कर रहे थे। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय की ओर से उनकी इस बात को मान लिया गया था कि उन्हें नई तारीख तय करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसे भुनाने का प्रयास किया। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एफआईआर में आरोप है कि एक छात्रा को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा छात्राओं को विदेश यात्राओं और स्वामी के निजी कक्ष में देर रात उपस्थित होने के लिए दबाव भी डाला जाता था। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के एक आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर साल 2009 में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दिल्ली के एक थाने में दर्ज है। बाद में वो श्री श्रृंगेरी मठ के अधीन चलने वाली दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक बन गया। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को परेशान करने के लिए आरोपी कई हथकंडे अपनाता था। बता दें कि कानून की पूर्व छात्रा ने शिकायत नहीं की होती तो शायद ये मामला खुलता ही नहीं। पुलिस अधिकारियों ने तहरीर के आधार पर बताया कि संचालक पर आरोप है कि 3 वार्डन पीड़ित छात्राओं को उसके पास ले जाती थी। यहाँ आरोपी छात्राओं को फेल करने, नंबर कम करने जैसी धमकी देकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। उनके मोबाइल नंबर पर अश्लील मैसेज भी भेजता था। पीड़ितों में कई छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बता दें कि छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें जबरन छूने की कोशिश करता था। विरोध करने पर शारीरिक संपर्क करने की कोशिश की और इसके लिए कई तरह के दबाव भी बनाए। कथित तौर पर छात्राओं को डराया और धमकाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ फैकल्टी के लोग भी जुड़े हैं। आरोप है कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को आवाज को दबाने के लिए अपनी ताकत और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया। धमकी, दबाव, फिर यौन उत्पीड़न। ओडिशा के एक साधारण इलाके से निकलकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने दिल्ली के प्रतिष्ठित मठों में अपनी जगह बनाई। शुरू में वो आध्यात्म और शिक्षा के नाम पर लोगों का भरोसा जीतता रहा। किताबें लिखकर और व्याख्यान देकर खुद को दार्शनिक के रूप में स्थापित करता रहा। लेकिन ये सब कुछ उसकी एक सुनियोजित चाल का हिस्सा था। वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को लक्ष्य बनाकर उन्हें SRI, SIIM जैसे संस्थान में एडमिशन दिलाता था। धीरे धीरे संस्थान में उनका दखल बढ़ता गया और फिर शुरू हुआ उसका असली खेल। उसके मनमाने फैसले, छात्राओं पर कंट्रोल और मनमर्जी ने आतंक का माहौल तैयार कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे एक बाबा ने शिक्षा के मंदिर को शोषण का अड्डा बना दिया। हॉस्टल में गुप्त कैमरों का जाल। बताया जाता है कि हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए गुप्त कैमरे छात्राओं की निजता के दुश्मन बन गए थे। स्वामी चैतन्यानंद ने ये कैमरे मॉनिटरिंग के बहाने स्थापित करवाए थे।
हर कोने में नजर रखी जाती थी, जो शोषण को आसान बना देती थी। एक छात्रा ने खुलासा किया कि कैमरे रिकॉर्डिंग के साथ लाइव फीड स्वामी तक पहुंचाते थे। विरोध पर यह वीडियो ब्लैकमेल का इस्तेमाल बन जाती थी। हथियार, सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को अब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्वामी की करतूतों से भरा ये जाल ओडिशा से दिल्ली तक फैला था, जहां छात्राएं कैद जैसी हालत में रहीं। स्टाफ ने शिकायतों को दबाया, कहा कि ये संस्थान का नियम है। 32 छात्राओं के बयानों से साफ है कि एक बड़ी साजिश थी। पुलिस का मानना है कि कैमरे शोषण को प्रमाणित करने वाले सबूत हैं। अब नई व्यवस्था में ये हटाए जा चुके हैं। किताबों की आड़ में धोखा। स्वामी चैतन्यानंद ने 28 किताबें लिखकर खुद को महान लेखक साबित करने की कोशिश की। इनमें फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग जैसी पुस्तकें शामिल हैं, जिनकी प्रस्तावना कथित तौर पर स्टीव जॉब्स के नाम से जोड़ी गई है। ई-कॉमर्स साइट्स पर उसे प्रोफेसर, स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु कहा गया है, लेकिन ये सब एक बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा था। नामी हस्तियों के नाम का फायदा उठाकर उसने प्रसिद्धि हासिल की। हकीकत में ये किताबें छात्राओं को फंसाने के हथियार बनी। संस्थान में प्रवेश के वादे के साथ लड़कियों को लुभाया जाता था। आध्यात्मिक चर्चाओं के बहाने निजी मुलाकातें तय की होती थी। ये सब इसलिए कि कोई शक ना करे। पीड़ित छात्राओं के बयानों से साफ है कि किताबों का ज्ञान सिर्फ दिखावा था। असल में ये एक शातिर योजना का हिस्सा था। फरार दुष्कर्मी पुलिस के हाथ खाली। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में साल 2009 में और साल 2016 में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज था। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्राओं की शिकायत के बाद श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। शिकायत में संस्थान की कुछ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र था, जो उसकी हरकतों में मदद करते थे। सवाल ये उठता है कि अगस्त सितंबर करीब 2 महीनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी स्वामी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी की लोकेशन आगरा यूपी दिखी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिला है। इसमें प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन हुआ। ये व्यापार प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कर नवरात्र में व्यापारियों में उत्साह भर दिया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में यूपी के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। इसमें प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन हो रहा है। ये व्यापार प्रदर्शनी 25 से 29 सितम्बर तक आयोजित की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां लाखों MSMEs का मजबूत नेटवर्क है। उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। 2017 में हम GST लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से GST रिफॉर्म्स का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है।
में भी। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं और दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए हम भारत में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग, व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है। डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। पीएम ने कहा, आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उनमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो उत्पाद जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच पर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन जयंती पर उन्हें याद किया। बोले कि उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में 70 वर्ष पहले नया चिंतन दिया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55%, मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का विशिष्ट अवसर है। ये अवसर केवल ट्रेड शो का नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल व मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के पीएम मोदी के विजन का स्वरूप भी है। UPITS के तीसरे संस्करण में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारत सरकार
आपके साथ। सीएम योगी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा को बेहतर बनाने की मुहिम में कई बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन विभाग में प्रमोशन की समस्या के चलते स्थितियां बेहतर नहीं हो पा रही हैं। दरअसल 2019 से पदोन्नति में रुकावट है, शायद यही बड़ी वजह है। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। सितंबर 2022 में लखनऊ स्थित लेवाना होटल में हुई भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के कड़े निर्देश दिए थे। साथ ही अग्निशमन विभाग को और मजबूत बनाने का निर्णय किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं को अग्निकांडों से बचाव और जैविक खतरों जैसी आपदाओं में बचाव कार्य के लिए वैधानिक व ढांचागत रूप से कसरत शुरू हुई थी। 2018 से विभाग में नहीं हुए प्रमोशन। यूपी अग्निशमन विभाग में प्रमोशन की समस्या 2019 से पदोन्नति में रुकावट है, जिसकी वजह से कई वरिष्ठ पद खाली पड़े हैं और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के आवेदन लटके हुए हैं। 2019 के बाद से निचले स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है और नए नियम लागू होने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कर्मचारी का मनोबल प्रभावित हो रहा है और विभाग की कार्यप्रणाली में बाधा आ रही है। प्रमोशन न मिलने से क्या हो रही है समस्या? प्रमोशन न होने के कारण महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एनओसी के आवेदन अटके हुए हैं, जो विभाग की कार्य क्षमता को कम कर रहे हैं। 2019 से प्रमोशन न मिलने के कारण कर्मचारियों में निराशा है। नई बनी अग्निशमन आपात सेवा नियमावली 2024 के तहत भी सर्विस रूल लागू नहीं किए गए हैं, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। हाईकोर्ट से मिल रही तारीख पर तारीख। यूपी पुलिस के अग्निशमन विभाग में लीडिंग फायरमैन के पद से फायर स्टेशन सेकंड अफसर के 63 पदों पर 26 दिसंबर 2016 को की गई पदोन्नति को इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद से मामला लंबित है, हर बार तारीख पर तारीख मिल रही है। बताया जा रहा है कि विभाग में डीजी के ना होने से मामले की ठीक से पैरवी नहीं हो पा रही है। वहीं प्रमोशन को लेकर विभाग के कर्मचारी लगातार गुहार लगा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से लेकर कई नेताओं को पत्राचार किया गया है। उच्च पदों पर रिक्तता। निर्देशक का पद लगभग 3 साल से खाली है। 3 संयुक्त निर्देशक के पद लंबे समय से रिक्त हैं। उप निर्देशक के 10 पदों में अधिकतर पद रिक्त हैं, जिससे जोन और प्रशिक्षण संस्थान भी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि हर साल मुख्य सचिव के स्तर से प्रमोशन को लेकर आदेश जारी होता है, यही कि 15 सितंबर तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस साल भी आदेश तो आया, लेकिन कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 तक 288 फायर स्टेशन थे और पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 358 से अधिक हो गई है। वहीं सरकार का लक्ष्य जल्द ही सभी तहसील स्तरों पर फायर स्टेशन बनाना है और इस दिशा में काम जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।